चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। आज हम वर्षा सुंदरी के प्रीति चैप्टर को, इससे पहले पार्ट नंबर 1 को मैंने अच्छे से कवर कर लिया था। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है, वहाँ जाके अपनी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। सही है। अब चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जो कक्षा 10th का पार्ट नंबर जो है आपका ये 7वां, तो इसमें है आपका वर्षा सुंदरी के प्रीति, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। तो इससे पहले हमने वीडियो बना ली है, अब इससे आगे की शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखिए आगे पद देखते हैं। आगे कह रहा है सौरव भीना भीना सा। देखिए पहले मैं इसको पहले एक एक पद्यांश को पढ़ूंगा, फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स को मैं अच्छे से दिखाऊंगा, ताकि अभी तो आप समझेंगे, केवल समझेंगे। क्योंकि देखो काव्य में क्या होता है, जब दो शब्द होते हैं तो इन शब्दों को मिलाने के लिए आपको अपने पास से 2-4 शब्द लगाने पड़ते हैं, जब जाके कहीं एक सेंटेंस पूरा होता है। तो इससे मैं केवल अभी समझाऊंगा, हो सकता है आपकी समझ में नहीं आएगा, तब आप जब नोट्स बनाएंगे, मैं नोट्स दिखाऊंगा, तो आप नोट्स बनाना, तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं, पहले समझेंगे फिर हाथ से लेकर नोट्स को देखेंगे। तो अगर सौरभ भीना 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 झीना गीला, लिपटा मृदु अंचल सा दुकूल, चल अंचल से झरझर झरते, पत में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपसी तेरा घन केस पास। तो ये हमने समझ लिया। चलिए अब इसको समझते हैं। देखो सौरभ माने क्या होता है, मैं पहले एक एक शब्द को समझा रहा हूँ, पहले आप उसे समझें। सौरभ माने होता सुगंध, और भीना भीना होता पारदर्शी, जिसे कहते हैं भरा हुआ, जो पारदर्शी, जिसमें आर पार दिखता हो, भरा हुआ हो। और झीना, झीना होता हल्का, या आप कह सकते हो बारीक। सही है। और गीला तो गीला होता ही है। तो ये सौरभ भीना झीना गीला, यानी कि सौरभ सुगंध, पारदर्शी आपका हरा भरा हुआ या पारदर्शी कह सकते हो। और झीना माने बताया था हल्का या बारीक, और गीला। लिपट मृदुल अंजुल सा दुकुल, लिपटा देखो लिपटा हुआ है मृदुल, और मृदुल कहते हैं कोमल, कोमल अंजन, अंजन कहते हैं काला सा, यानी कि कोमल और काला सा। दा दुकुल, और दुकुल माने होता दुपट्टा। तो इसकी पूरे की हिंदी आपकी ये निकलेगी कि महादेवी वर्मा कह रही है, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे शरीर पर सुगंध से भरा महीम, यानी कि हल्का गीला और कोमल सुरसे जैसा काला काला रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है। सही है। अब आगे देखते हैं। चल चंचल से झर झर झरते, पत में जुगनू के स्वर्ण फूल। अब देखिए यहाँ चल है, चल चल का मतलब है चल रहे हैं। अंचल 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 आंचल, यानी कि अंचल माने आंचल से झरझर, झरझर का मतलब है झड़ते हुए, झड़ते हुए। अचल माने बता दिया, झड़ते हैं। पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, पथ माने रास्ते में, जुगनू के स्वर्ण, स्वर्ण फूल, पथ में स्वर्ण फूल, यानी कि तुम्हारे चंचल आंचल से, चंचल आंचल से राह में जुगनू, जुगनू रूपी स्वर्ण के फूल निरंतर झरझर करके झड़ रहे हैं, झरझर करके झड़ रहे हैं। झरझर मानो झरझर करके, झड़ते माने झड़ रहे हैं। सही है। अब आगे देखते हैं। दीपक से देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास। दीपक, दीपक कहते हैं उज्ज्वल, यानी कि दीपक एक प्रकार का जो दीपावली पे जो दीप जलते हैं वो वाला दीपक। से देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास। देखिए तेरा उज्ज्वल, उज्ज्वल उज्ज्वल तो पता ही है, यानी कि उसको कहते हैं, आप उज्ज्वल कह सकते हैं। उज्ज्वल यानी कि उज्ज्वला के उज्ज्वल, यानी कि भविष्य जो उज्ज्वल होता है उसे। चितवन, चितवन होता देखना, और विलास माने होता है नजरे, नज़रों से देखना। तो इसका मतलब आप देखिए, अब इन शब्दों को मिलाएंगे तो ये निकलेगा तुम्हारा उज्ज्वल चितवन विलास, अर्थात जो उज्ज्वला है, दृष्टि ऐसी लगती है जैसे दूर दूर तक दीपक। तेरा उज्ज्वल जिला विलास, दीपक से देता बार बार, तो यानी कि दूर दूर तक दीपावली के दीपक, दीपक जो जलते हैं, जलने दीपकों की कतार दिखाई देती है। अर्थात आप ये कहें तुम्हारे उज्ज्वल चितवन विलास, दृष्टि ऐसी लगती है जैसे दूर दूर तक दीपावली के जलते दीपकों की कतार दिखाई देती है। रूप सी तेरा घन केस पास, यानी कि इसका मतलब है स्वरूप वर्षा सुंदरी, तुम्हारा बादल रूपी केस पास लहरा रहा है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए अब हाथ से लिखे हुए नोट्स को अच्छे से देख लेते हैं, ताकि अब आपने इसको समझा। अब हाथ से लिखे नोट्स को देखकर अपना नोट्स अच्छे से बना ले।
चलिए प्यारे बच्चों, अब इसे भी देख लेते हैं। कह रहा सौरभ भीना और लास्ट में लिखना है आपको केस पास। सही है। अब देखते हैं तो संदर्भ आपका क्या रहेगा, पूर्वती रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का अद्भुत वर्णन किया गया है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। आगे है आपका व्याख्या। तो व्याख्या में कवियत्री कहती हैं, यानी कि जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हे वर्षा रूपी नायिका, इनके हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुमने बादलों के रूप में एक सुगंधित पारदर्शक, पारदर्शक मैंने बताया था ना, बारीक, कुछ गीला एवं हल्के काले रंग का झीना रेशम वस्त्र धारण कर लिया है। आकाश में चमकने वाले जुगनू ऐसे लग रहे हैं मानो तुम्हारे हिलते हुए आंचल से मार्ग में सोने के फूल झड़ रहे हैं। यानी कि स्वर्ण रूपी जो फूल हैं वो आपके मार्ग में झड़ रहे हैं। बादलों में, आगे देखते हैं, बादलों में चमकती बिजली ही तुम्हारी उज्जवल चितवन है। यानी कि जो उज्जवल चितवन है वो ऐसी लग रही है। जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती हो तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। अर्थात दीपक भी जो दीपावली पे जो दीपक जलते हैं उसकी तरह वो एक कतार बिल्कुल लग रही है। हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी केश राशि अत्यंत सुंदर है। अर्थात इस वीडियो में जो मैंने आपको इसकी व्याख्या, उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब अगली व्याख्या को देख लेते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं, अगला पद्यांश। अगला पद्यांश क्या कह रहा है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, फिर हाथ से लिखे नोट्स भी देखेंगे। ये कह रहा उच्च वसित वक्ष पर चंचल है बक पातों का अरविंद हार, तेरे निश्वासे शुभू को बन जाती मलयज बयार, के रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, रूप से तेरा घन पास। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अब मैं एक एक शब्द का मतलब पहले बता देता हूँ। उच्च वसित का मतलब होता सांस लेना, वक्ष, वक्ष होता एक छाती पर, चंचल है बक पातों का, और बक माने होता है, देखिए बक माने होता है बगला, यानी कि जो आकाश में उड़ते हुए बगले, और पातों का मतलब होता पंक्ति का अरविंद हार। अरविंद हार का मतलब कमल की हार की तरह लग रहा है। तो इसमें जो है वर्षा रूपी सुंदरी हैं, तो उसमें क्या करिए, दीर्घ वर्ष के कारण, यानी कि वक्ष स्थल कंपित हो रहा है, यानी कि जो आपकी छाती ऐसी लग रही है जिसके कारण बगलों की पंक्ति कोमल के पुष्पों की माला चंचल से प्रतीत हो रही है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखिए आगे। तेरे निश्वासे छू छू भू को बन जाती मलयज बयार, तेरी निश्वासे, निश्वासे होते हैं सांस छोड़ना, देखिए उस वजह से सांस लेना, और निश्वासे होता है सांस छोड़ना। तेरी जो सांस छोड़ रही है, छू भूत, छू माने छू जाती है, भूत माने भूमि को, बन जाती मलयज, मलयज माने कि सुंदर, अब बयार माने हवा, हवा सुंदर, मतलब सुंदर हवा बन जाती है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको बताते हैं। इनके जब तेरी सांसें पृथ्वी को स्पर्श करती हैं तो वे मलय पर्वत की सुगंधित, देखिए मैंने बताया ना, मलय, मलय मतलब एक पर्वत, पर्वत बयान, मलय पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती है और चारों तरफ वातावरण को सुगंधित, यानी कि सुगंध से परिपूर्ण कर देती है। आयो इतनी बात समझ होंगे। अब आगे देखते हैं। के रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, के की माने होता है, देखो पहले बच्चों मयूर, और रब माने होता है शब्द, यानी कि मोरों की जो शब्द, यानी कि मोरों की जो वाणी सुनते हैं, जब मोर बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। कि नुपुर, नुपुर माने पायल, ध्वनि सुन, और पायलों की ध्वनि बन जाती है, यानी कि जब कोयल, ये मयूर बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पायल की ध्वनि बन गई है। जगती जगती की मयूक प्यार, यहाँ जगती जगती एक शब्द जरूर नज़र आ रहा होगा, दो बार लिखा हुआ, परंतु इसके अलग अलग मतलब हैं। पहले जगती का मतलब है जागती, और जगती का दूसरे का मतलब है संसार, संसार में जागती की मूक प्यास, मूक माने होता मन, क्या होता मूक, मन में, और प्यास माने जगने वाला प्यास, यानी कि जगने वाला प्यास, जो मन में प्यास जगती है। समझ में आ गया। अब चल कहते हैं, तो तुम्हारे आगमन पर जब मोर कूकी, यानी कि केकी जो मोर बोलते हैं, केकी ध्वनि करते हैं, तो वह ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है मानो तेरे पैरों के घुंघरू बज रहे हों। वो ध्वनि को सुनकर पृथ्वी
पृथ्वी जो है मतलब कहते हैं पृथ्वी की मौन प्यासा, यानी कि प्यासा ने प्यास जागृत हो रही है, यानी कि जाग रही है। रूप सी तेरा घन केस पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरा केस जाल काले काले बादलों के समान है। इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसकी अच्छे से व्याख्या देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, वही आपको शुरू के 2 शब्द लिख लेने हैं, बाद में 2 शब्द लिखने हैं, बीच में डैश लगा देना। सही है। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में है, इन पंक्तियों में वर्षा रूपी सुंदरी रमणी के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन हुआ है। अब व्याख्या, हे वर्षा रूपी सुंदरी सांस लेने के कारण ऊपर उठे तथा कंपित तेरे वक्ष, यानी कि ऊपर उठे कंपित तेरे वक्ष मैंने बताया ना, छाती स्थल पर आकाश में उड़ते हुए बगुलों की पंक्ति रूपी श्वेत कमलों का, आगे देखते हैं, कमलों का हार हिलता हुआ सा मालूम पड़ रहा है। जब तुम्हारे मुख से निकली बूंद रूपी सांसें पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसके पृथ्वी के स्पर्श से उठने वाली एक प्रकार की महक मलियगिरी मैंने बताया था प्यारे बच्चों, पर्वत की सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। तुम्हारे आगमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोर की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, जो कि तुम्हारे पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं के समान मालूम पड़ती है, जिसको सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम की प्यास जागृत होने लगती है। उनके हृदय में मौन रूप में छिपा हुआ प्यार मुखर रूप धारण कर लेता है, जो उनकी जीने की इच्छा को बतवती मनाता है। हे वर्षा सुंदरी तुम्हारी बादल रूपी बालों की राशि अत्यंत सुशोभित हो रही है। देखिए अब इसमें काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, क्योंकि मैंने काव्य सौंदर्य अभी तक नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं सोचता था लास्ट में बता दूंगा। तो काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। अगर भाषा की बात करेंगे साहित्य खड़ी बोली होगी, अगर शैली की बात करेंगे चित्रात्मक है, रस श्रृंगार है, गुण की बात करेंगे माधुर्य है, अलंकार यमक व रूपक है। आई होप वर्षा सुंदरी जो पृथ्वी चैप्टर है वो अच्छे से कवर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो बाय। अगर हाँ वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।